नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसत्ता और आज हम बात करेंगे आरक्षण और इस पर होने वाली राजनीति की। बिहार में पटना हाई कोर्ट ने अभी 65% आरक्षण की सीमा वहाँ हो गई थी राज्य के स्तर पर, उस पर रोक लगा दी है। नीतीश की सरकार ने नवंबर 2023 में यह सीमा 50 से बढ़ाकर 65 की थी। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मिलने वाले एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी समुदाय के लोगों को पहले 50% आरक्षण वहाँ पर था, लेकिन नवंबर 2023 में इसे 65% कर दिया गया था। और केंद्र सरकार का 10% मिला दें अगर, तो वहाँ पर आरक्षण की सीमा 75% तक चली गई थी। नीतीश सरकार ने यह एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला था, बिहार में एक वोट बैंक बढ़ाने और अपनी छवि निखारने के लिहाज से, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले ने इसे झटका दे दिया है। पहले समझते हैं कि पटना हाई कोर्ट ने किस ग्राउंड पर इस फैसले को रद्द किया है। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का एकमात्र आधार यह नहीं हो सकता कि आबादी में प्रतिशत कितना है, मेरिट की पूरी तरह से अनदेखी नहीं की जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि बिहार सरकार का फैसला समानता के अधिकार की संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि 50% की तय सीमा से ऊपर जाकर आरक्षण देना समानता के सिद्धांत और कानून के आधार पर सही नहीं है। बिहार सरकार ने मुख्य आधार जो बताया था आरक्षण की सीमा बढ़ाने का, वो यही था कि जातिगत सर्वे के बाद जो जानकारी सामने आई है जातियों की भागीदारी को लेकर, उसके आधार पर ये जरूरी हो गया था कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। आरक्षण का मूल मकसद एससी, एसटी का सामाजिक स्तर ऊपर उठाना था और पढ़ाई या नौकरी में उनकी भागीदारी बढ़ाना था। जब ये शुरुआत की गई थी तो इसका लक्ष्य यही था, ताकि समाज बराबरी की ओर बढ़ सके। लेकिन हुआ क्या, एक छोटे से आंकड़े से समझ सकते हैं आप। आबादी में एससी की हिस्सेदारी करीब 22% है, एसटी की 10% और ओबीसी की 42%। लेकिन अगर हम सिर्फ हायर एजुकेशन की बात करें कि हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट का अगर आंकड़ा ले लें, तो सरकार जो आंकड़ा बताती है, एनरोलमेंट मतलब इनमें दाखिला, ये ज़रूरी नहीं कि दाखिला लेने के बाद वो पढ़ाई पूरी कर लें, अभी सिर्फ दाखिले की बात हो रही है। तो अगर दाखिले की बात हम करें तो एससी की जो संख्या है, 21-22 का आंकड़ा है ये सरकार का, एससी स्टूडेंट्स की संख्या मात्र 66.23 लाख, 66,23,000, एसटी 27,01,000 और ओबीसी 1,63,00,000। आप समझिए आबादी के प्रतिशत और ये आंकड़ा जो स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट का है, तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी जो मकसद था वो कहाँ तक पूरा हो पा रहा है। अब हम बात करें कि साल दर साल जो आरक्षण पर राजनीति होती आ रही है उसकी बात करें। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तभी से आरक्षण की व्यवस्था थी। उसके तहत सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति यानी एससी को 12.5% और एसटी को 5% आरक्षण का प्रावधान था, मतलब 17.5% आरक्षण का प्रावधान शुरू में किया गया। मार्च 1970 में इसे बढ़ाकर 22.5% कर दिया गया, 15% एससी और 7.5% एसटी। एक बात और है कि शुरुआत में आरक्षण जो है वो 10 साल के लिए ही सोचा गया था कि 10 साल के लिए दिया जाए, लेकिन बाद में इसे धीरे धीरे बढ़ाया गया हर बार। अब जिसे ज़रूरत थी वह आरक्षण का कितना फ़ायदा ले पा रहा है, वह जो हमने अभी आंकड़ा बताया है हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट का, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये फ़ायदा ले, इसके लिए समय समय पर सरकारों ने विशेष अभियान चलाया और आरक्षित सीटें भरने के लिए उनको ये अभियान चलाना पड़ता था। इस बीच पिछड़ी जातियों की ओर से भी आरक्षण की मांग उठने लग गई थी। जनवरी 1953 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक कमीशन बनाया आचार्य काका केलकर के नेतृत्व में। इस कमेटी की सिफारिशें 1955 में आई, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया विभिन्न कारणों से। इसके बाद की जो स्थिति है, 1967 में राजनीतिक स्थिति बदलती है। कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जातियों के नेता मुख्यमंत्री बन गए।
पिछड़े, दलित, ओबीसी समाज के नेताओं के हाथ में सत्ता आई और राजनीति में वे मुखर हुए, उनके जरिए फिर अलग अलग जातियों के लिए आरक्षण की मांग उठने लग गई और यह मांग लगातार तेज होती गई। अन्य पिछड़ी जातियों जैसे ओबीसी कहते हैं, ओबीसी के तहत आने वाली इन जातियों के विधायक, सांसद धीरे धीरे बढ़ते गए। 1971 में बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण के मसले पर मुंगेरी लाल आयोग बनाया। 3 साल बाद यूपी में भी एक इसी तरह का आयोग बना। हेमवती नंदन बहुगुणा वहाँ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी एक कमेटी बनाई। और इन सब के बीच जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने मंडल आयोग बना दिया। मंडल आयोग बिहार के पूर्व सीएम बीपी मंडल की अगुवाई में। मंडल आयोग की रिपोर्ट आती इससे पहले ही मोरारजी सरकार चली गई, फिर से एक बार कांग्रेस राज लौट गया। और इस बीच बिहार में एक बड़ी क्रांति हो चुकी थी इस दिशा में। बिहार में कर्पूरी ठाकुर और यूपी में राम नरेश यादव ने राज्य की सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए बिहार में 20% और यूपी में 15% आरक्षण लागू कर दिया था। इससे अन्य राज्यों में भी आरक्षण लागू करने का दबाव बनता जा रहा था। मंडल आयोग की उधर रिपोर्ट आ गई थी, उस पर कुछ हो नहीं रहा था। 1989 का जब लोकसभा चुनाव आया, इस चुनाव में जो पार्टियां थी, कई पार्टियों ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने को एक मुद्दा बनाया। वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो 15 अगस्त 1990 को उन्होंने लाल किले से इसकी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की जाएंगी। बड़े पैमाने पर देश में इसका विरोध भी हुआ, लेकिन वीपी सिंह इस पर कुछ अमल कर पाते इसके पहले वह भूतपूर्व प्रधानमंत्री बन गए, उनकी कुर्सी चली गई। उधर इनके फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। कोर्ट ने 16 नवंबर 1992 को फैसला दिया। इसके आधार पर आरक्षण लागू हुआ और उसमें क्रीमी लेयर मतलब एक आय की सीमा तय की गई और उस सीमा के लोगों को बाहर कर दिया गया और बाकी लोगों को आरक्षण दे दिया गया। इससे पहले 1991 में नरसिंह राव की सरकार आई थी। उन्होंने अगड़ी जातियों के गरीबों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इस तरह से साल दर साल आरक्षण पर राजनीति चलती गई। बीजेपी ने भी इसे मुद्दा बनाया, तो कोई भी पार्टी इसमें पीछे रहने का खतरा वोट बैंक को देखते हुए मोल नहीं ले सकती थी। बीजेपी ने भी इसे मुद्दा बनाया था। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र तक में यह मुद्दा शामिल था। जब मनमोहन राज आया, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो ओबीसी को आरक्षण का फ़ायदा केंद्र के शिक्षण संस्थानों में भी दिया जाने लगा और सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण विकलांग व्यक्तियों के लिए भी सुनिश्चित कर दिया गया। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अगड़ी जातियों के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बना। जो एनडीए की विरोधी पार्टियां थी, उन्होंने इसे मुद्दा बनाया कि अगर 400 सीटों के साथ एनडीए सत्ता में आ गई तो भाजपा आरक्षण को ख़त्म कर देगी, संविधान को बदल देगी। और ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के खराब चुनावी प्रदर्शन में इस एक मुद्दे का भी रोल रहा और अब जो बीजेपी चुनावी खराब प्रदर्शन की, खास करके उत्तर प्रदेश में जहां पर कि सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में पार्टी को, वहां जो पार्टी हार के कारणों का पता लगा रही है, तो उसमें एक पहलू यह भी है। तो आरक्षण की राजनीति जो है 1950 से अभी तक चल रही है, लेकिन असल में जो इसका फ़ायदा और जो मकसद था, वह मकसद कब पूरा होगा, इस बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है।